बीटा ऑक्सीडेशन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है और उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। दूसरी जो ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स की उसको हम कहते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं तो ये वाला जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक वाला उसको हम कार्बन 1 कहते हैं। उसके साथ जो होगा उसको अल्फा कहेंगे, उसके साथ जो होगा उसको बीटा कहेंगे। तो ये एक फैटी एसिड है CH3 CH2 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 N नंबर CH2 CH2 COH। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें अल्फा बीटा के बारे में भी बात करूँगा। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है वो होगा कार्बोक्सिलिक वाला, फिर होगा ये 2 3 और उसके बाद ये नंबरिंग होगी। दूसरी नंबरिंग जो है वो होती है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हमने कार्बन नंबर 1 दिया है उसके जो नेक्स्ट है CH2 उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे नेक्स्ट जो है वो बीटा कार्बन हुआ। तो कार्बन नंबर 2 और 3 जो है वो अल्फा और बीटा कार्बन्स हुए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अपोजिट एंड पर डिस्टेंस पे जो है जो सेकंड टर्मिनल है COH से अपोजिट जो है ये CH3 है, इसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन। और जब हम ओमेगा की बात करेंगे तो ये पहले वाला जो CH3 है ये ओमेगा 1 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा और ऐसे 1 2 3 4 चलते रहे। ये सैचुरेटेड की बात। जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उसमें पहला जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और 10 पे है। तो इसको तो ऐसे ही लिखने दूंगा मैं। स्टेरिक एसिड जो है तो ये कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में ये पहला डबल बॉन्ड बना। ये कार्बन नंबर 1 है 7 1 7 8 9 और 10 हुआ। और चूंकि ये नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं तो इसके बाद जो होगा वो CH2 होगा और उसके बाद फिर ये सिस डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद फिर CH2 होगा, नॉन कंजुगेटेड है, फिर एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये डबल बॉन्ड जो बने ये 9-10 के बीच में बने, फिर 12 और 13 के बीच में बने, काउंटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हो रही है, फिर बने 15 और 16 के बीच में और उसके बाद ये CH3 CH2। अब जब ओमेगा से की बात करेंगे तो ओमेगा 1 जो है वो है ये वाला, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 7 8 और ये 9 ये 10। अब हमें मालूम है कि जब ये एक डबल बॉन्ड होगा 9 और 10 के बीच में स्टीयरिक एसिड में तो ये हो जाएगा ओलिक एसिड। जब दो डबल बॉन्ड होंगे तो ये होगा 9 और 12 में, तो ये 9 10 का और 12 और 13 का, तो ये होगा लाइनोलिक एसिड। और जब 3 डबल बॉन्ड होंगे तो वो होंगे 9 पे 12 पे और 15 पे, 9 पे 12 पे और 15 पे। तो ये हो गया 9 10 के बीच में, 12 13 के बीच में, 15 और 16 के बीच में। और ये फैटी एसिड जो है उसको कहेंगे हम लाइनोलेनिक एसिड जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड हैं। अब ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं ये जो 15 और 16 के बीच में जो है जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर जब 6 की बात करेंगे तो ये ओमेगा 6 होगा और फिर ये ओमेगा 9 होगा। तो जो लाइनोलेनिक एसिड है वो तो है ओमेगा 3, जो लाइनोलिक है वो ओमेगा 6 और ओलिक एसिड जो है वो ओमेगा 9 फैटी एसिड है। अब आपने एड्स देखी होंगी, उसमें लिखा जाता है, बताया जाता है कि आप ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, जो फैट्स हैं, उनका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और ये कंपाउंड जो है या सब्सटेंस है ये ओमेगा 3 रिच है या ओमेगा 6 रिच है। कभी भी किसी ऐड में ये नहीं आता कि ये कंपाउंड जो है या सब्सटेंस जो है ये ओमेगा 9 रिच है।
और जो भी सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स बाजार में मिलते हैं उसमें या तो ओमेगा 3 मिलेंगे या ओमेगा 6 मिलेंगे। और ये कहा जाता है कि इनटेक अगर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 का हो तो हार्ट डिजीज जो हैं उनकी इंसिडेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। ओमेगा 9 का कोई भी ऐड नहीं आता। इसका क्या कारण है? अब आपने जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात की थी मैंने, तो उसमें मैंने कहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है? लाइनोलेनिक। ओमेगा 3 जो है वो है लाइनोलेनिक, ओमेगा 6 जो है वो है लाइनोलिक और ओलिक एसिड जो है वो ओमेगा 9 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उसमें एक डीसैचुरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन 9 और 10 पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है स्टीयरिक एसिड में और स्टीयरिक एसिड को ओलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सिर्फ एक डीसैचुरेज है। बाकी एनिमल्स में 2 या 2 से ज़्यादा डीसैचुरेजेस हैं और जब वो 2 या 2 से ज़्यादा डीसैचुरेजेस होंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं एक के बजाय 2 या 3 हो जाएगा। तो उन एनिमल्स में जिनमें 3 डीसैचुरेजेस हैं उसमें ओमेगा 3 भी बन सकता है या ओमेगा 6 बनेगा। ह्यूमन बींग्स में क्योंकि एक ही डीसैचुरेज है इसलिए हम अपनी बॉडी में सिर्फ ओलिक एसिड को ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, बायोसिंथेसाइज कर सकते हैं। लाइनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड को हमें डाइट में लेना पड़ता है। इसलिए जितनी भी एड्स आती हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की आती हैं क्योंकि हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को सिंथेसाइज नहीं कर पाते और ओमेगा 9 क्योंकि हम खुद सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी में एक डीसैचुरेजेस के कारण, इसलिए ओलिक एसिड जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और इसीलिए एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं उनका इनटेक जो होगा वो डाइट में होगा। इसलिए जो भी एड्स आएंगी वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 की आएंगी, ओमेगा 9 की नहीं आएंगी। और एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और वो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। अब हम ओमेगा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। 1 2 6 8 9 और 10 ये बन गया CH3 CH210 और COOH और ये है हमारे लॉरिक एसिड। अब ये जो ओमेगा ऑक्सीडेशन जो है ये कहाँ कहाँ होती है? साइट ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑर्गन्स जिनमें ये ओमेगा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है वो हैं लीवर और किडनीज। अब ये वैसे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। ये ओमेगा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की क्यों होती है? उसके कई कारण हैं कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो अनलिमिटेड हो जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो बंद हो जाएगी और इसलिए जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं उनकी बीटा ऑक्सीडेशन की बजाय ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है। और ये मीडियम चेन फैटी एसिड कौन से होंगे? जिनमें कार्बन जो हैं उनका नंबर 6 से लेके 12 तक। तो लॉरिक एसिड हुआ 10, 11 और 12 हुआ। मिरिस्टिक नहीं आएगा, उसमें 14 होते हैं और उससे कम जो हैं एक तो ये हो गया। दूसरे जो ओमेगा ऑक्सीडेशन है ये
एक अल्टरनेट पाथवे है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का। जैसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो था वो अल्टरनेट या साइड वाला एक पाथवे था ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म का। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फिरोमोन्स बनाते हैं। तो ये फिरोमोन्स जो हैं इंसेक्ट्स में वो बनेंगे। मस्क श्रियू जो है और जर्बिल्स उनमें ये पाथवे जो है वो प्रीडोमिनेंट है। तो एक तो ये सब्सिडियरी या अल्टरनेट पाथवे हो गया, और जब बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो गई उसलिए बीटा ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगी और मीडियम चेन फैटी एसिड जो हैं वो ओमेगा ऑक्सीडेशन फॉलो करेंगे। एक अल्टरनेट पाथवे है या सब्सिडियरी पाथवे है। इंसेक्ट्स में ये फिरोमोन्स जो बनते हैं उनके बनने में हेल्प करता है, और मस्क श्रियू और जर्बिल जो हैं उनमें ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन का। एक और कारण जो है वो है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है या तो अनलिमिटेड है, खूब सारी हो गई, या वो किसी कारण ब्लॉक हो जाए। अब ये ब्लॉक क्यों होगी? जो ब्लॉक होगी ये बीटा ऑक्सीडेशन वो कई कारणों से हो सकती है। एक तो है जो एंजाइम्स या ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इनहिबिट हो जाएं, जैसे कैट 1 और 2 जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं या उनकी डेफिशिएंसी हो जाए। दूसरे, कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। तीसरे, जो कार्निटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। इस डेफिशिएंसी के कारण ये ब्लॉक हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन, और उसके लिए इसको अल्टरनेट पाथवे फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम ओमेगा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम लेते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ओमेगा ऑक्सीडेशन का। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं लॉरिक एसिड की जो कि CH3 CH210 और COOH है, बल्कि इसमें 12 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन में तो हमने यहाँ पे इसकी जो है कोएंजाइम A ग्रुप ऐड किया था, बीटा ऑक्सीडेशन में जब उसकी फैटी एसिड जो थे एक्टिवेट हुए थे तो उससे फैटी एसाइल कोएंजाइम A बना था। और क्योंकि अब हम ओमेगा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ओमेगा कार्बन पे ही ऑक्सीडेशन होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। अब ये जो ओमेगा ऑक्सीडेशन जो है इसके लिए पहला एंजाइम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं P450 मिक्स्ड ऑक्सीडेजेस। ये एंजाइम्स हैं और ये जनरली मोनो ऑक्सीजनेजेस हैं। और मोनो ऑक्सीजनेजेस का मतलब है कि ये जो O2 है ऑक्सीजन, इसको एक O जो है वो सबस्ट्रेट में ऐड होगा और दूसरे से ये वाटर बनेगा। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्सीडेज है रिड्यूस्ड NADP जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा NADP में, और जो ये ओमेगा कार्बन है CH3 इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा CH3 की जगह CH2OH, और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इनसे बन जाएगा वाटर। तो एक ऑक्सीजन सबस्ट्रेट में ऐड हो गई और दूसरी से वाटर बन गया, ये इसका फंक्शन था। तो ये कैसे हुआ? ये CH3 है मिथाइल ग्रुप और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये बन गया CH2OH। तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। दूसरा जो स्टेप है उसमें है कि ये जो हाइड्रोक्सी एसिड बना या अल्कोहल CH2OH बना, इसकी फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगी। एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और को एंजाइम है NAD और ये बन जाएगा रिड्यूस्ड NAD। तो इसका मतलब हुआ कि 2 हाइड्रोजन जो हैं इससे रिमूव हो गई, और जब ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये बन गया
ओमेगा पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये बन गया फैटी ओमेगा एल्डो एसिड। ओमेगा पे एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे एंड पे एसिड है। अब ये जो एल्डिहाइड बना, इसकी फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन होगी और एंजाइम होगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, फिर NAD ही वो एंजाइम होगा, एक वाटर ऐड हुआ तो CHO हमारे पास है, ये एक 2 हाइड्रोजन्स और एक O। तो ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये तो NAD को रिड्यूस करेंगे, अब हमारे पास एक O है और ये CHO के साथ जब O बनेगा तो ये बन जाएगा COOH। अब हमारे पास इस फैटी एसिड के दोनों एंड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ये बन गया फैटी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फैटी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब या तो इसके किसी भी तरफ को एंजाइम A ऐड हो जाए, जैसे बीटा कार्बन वाले बीटा ऑक्सीडेशन में इस पे ऐड हुआ था, तो जब एक्टिवेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों तरफ हैं हमारे, तो कोएंजाइम A किसी भी फैटी एसाइल कोएंजाइम A किसी तरफ से भी बन सकता है। और जब ये बन जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम A, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बीटा ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा। तो एक तो एक्टिवेशन जब होगी इसकी, कोएंजाइम A जो है वो किसी भी तरफ ऐड हो सकता है। तो एक तो इस एंड पे या इस एंड पे किसी भी तरफ कोएंजाइम A जो है वो ऐड हो सकता है। तो जब कोएंजाइम A ऐड होगा इस तरफ या उस तरफ, तो ये बन जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम A, लेकिन दूसरे एंड पे एसिड है। और जब ये ऐड हो जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर बीटा ऑक्सीडेशन इनकी हो जाएगी और उससे फिर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बन जाएगा। एक तो ये हो सकता। दूसरे, क्योंकि इस के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होगी। फैटी एसिड जो हैं वो लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है वाटर में, और उसका कारण ये है कि पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स हैं उसमें, हाइड्रोकार्बन चेन है, इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। अब क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, एक तो इसकी एक्सक्रीशन हो सकती है, जो एक्सेस है उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है, वाटर सॉल्युबल है, फिर फिल्ट्रेशन हो सकती है इसकी, और उसके बाद वो यूरिन में निकल सकता है। दूसरे, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी क्लीवेज हो, तो क्लीवेज जब होगी तो ये दो किसी एक तरफ ये इसमें ऐड हुआ है कोएंजाइम A, और क्योंकि ये है तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो सकती है। एक तो दूसरे, एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि ये हमारे पास है, इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो ये दो निकल जाएंगे। अगर इसकी एक बीटा ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये दो जब निकल जाएंगे तो हमारे पास ये रहेंगे, ये निकल गया CH3COSCOA। अब हमारे पास रह जाएंगे ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन वाला, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन वाला। तो ये क्लीवेज जब हुई तो ये दो प्रोडक्ट्स बने हमारे पास। ये जो 6 कार्बन वाला है ये तो है एडिपिक एसिड, और ये जो 4 कार्बन वाला है ये है सक्सिनिल कोएंजाइम A। और आपको ये पता है कि सक्सिनिल कोएंजाइम A जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का पार्ट है। सक्सिनिक एसिड से पहले सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है, और तो ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम A बना ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाएगा और क्रैब साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ये वाला जो सक्सिनिल कोएंजाइम A है जब क्रैब साइकिल में एंटर करेगा तो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा,
फ्यूमेरिक एसिड में होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये मैलिक एसिड जो है ऑक्सो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन से बना है, उससे मिलके फिर सिट्रिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो एडिपिक एसिड बना, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग होगा। अब हम एडिपिक एसिड का मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला जो स्टेप है एडिपिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में, वो है कोएंजाइम ए जो है उसका इनकॉर्पोरेशन एडिपिक एसिड में, और ये बन गया COOH CH2, ये बन गया एडिपाइल कोएंजाइम ए, और इसमें ATP जो है वो AMP और पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। अब ये जो एंजाइम है उसका नाम है एडिपेट कोएंजाइम ए लाइगेज। तो कोएंजाइम ए जो है इसमें ऐड हुआ तो ये बन गया एडिपाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो कोएंजाइम ए जो है एडिपाइल, तो ये जो एडिपाइल कोएंजाइम ए है इसकी डीहाइड्रोजनेशन होगी जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में होती है, और कोएंजाइम है FAD, ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। एंजाइम है एडिपाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो दो कार्बन्स हैं 2 और 3, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन्स निकल गई, और जब ये हाइड्रोजन निकल गई तो ये बन गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया 2 और 3 में। ये बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बोक्सी पेंटेनॉइल कोएंजाइम ए, पेंटेनॉइल कोएंजाइम ए। अब ये जो कार्बोक्सी पेंटेनॉइल कोएंजाइम ए है इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में होता है। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, तो एक तो CH2 बन जाएगा, एक बन जाएगा CHOH। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, और हमारे पास बन गया COOH CH2 CH2 CHOH CH2 COS COA। तो ये जो 5 कार्बोक्सी पेंटेनॉइल कोएंजाइम ए बना, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंजाइम हो गया इनोइल हाइड्राटेज, तो ये बन गया COOH CH2 CH2, और इस CH पे वाटर का OH ऐड होगा, और इस CH पे हाइड्रोजन ऐड होगी, तो ये CH2 बन गया, और ये COS COA बन गया, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बना 3 हाइड्रोक्सी एडिपिक एसिड एडिपिक कोएंजाइम ए। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई और OH यहाँ ऐड हुआ, तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी और एडिपिक कोएंजाइम ए। अगला स्टेप जो है, ये जो 3 हाइड्रोक्सी एडिपिक कोएंजाइम ए है, इसकी फर्दर डीहाइड्रोजनेशन होगी, और जब डीहाइड्रोजनेशन होगी तो NAD ऑक्सीडाइज जो है वो NAD रिड्यूस्ड NADH और H+ बन जाएगा। ये है डीहाइड्रोजिनेज। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये NAD को रिड्यूस करेंगी। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना COOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 COS COA। अब इसमें तीसरे कार्बन पे वो है, तो ये है 3 ऑक्सी एडिपिक कोएंजाइम ए, 3 हाइड्रोक्सी एडिपिक कोएंजाइम ए। इसको हम कीटो नहीं कह रहे हैं। और जो लास्ट स्टेप है इसका, ये जो 3 ऑक्सी एडिपिक कोएंजाइम ए बना, एक कोएंजाइम ए ऐड होगा और एंजाइम का नाम है एडिपिक कोएंजाइम ए असाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए असाइल ट्रांसफरेज
तो अब क्या होगा कि ये H और ये CH3 ये तो बन जाएगा CH3COSCOA। ये तो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया हमारे पास। और दूसरा जो प्रोडक्ट है अब हमारे पास है COOH CH2CH2 COSCOA। और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये है सक्सिनिल कोएंजाइम A। और एक बार जब पूरा ये मेटाबोलाइज हो गया अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक है सक्सिनिल कोएंजाइम A जो कि क्रेब्स साइकिल में या TCA साइकिल में एंटर करेगा और फिर सक्सिनिक एसिड बनाएगा और फिर ये पूरा साइकिल होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये ऑक्सो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाएगा और फिर क्रेब साइकिल में। इस प्रकार फैटी एसिड का जो काम है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो जिनमें किसी भी कारण बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, रिड्यूस्ड रेट पे होती है, तो उसमें CAT1, CAT2 या कार्निटीन की डेफिशिएंसी के कारण अगर बीटा ऑक्सीडेशन ना हो तो ओमेगा ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनेंगे एडिपिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम A। तो सक्सिनिल कोएंजाइम A जो है वो पार्ट है क्रेब साइकिल का, तो वो उस क्रेब साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि सक्सिनिल कोएंजाइम A के बाद एक GTP बनेगी और वो ATP में कन्वर्ट होगी और उसके बाद सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है सक्सिनिक एसिड बनेगा और यहाँ पे ADP के साथ मिलके ATP बनाएगी और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बनाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेस की उसमें बनाएगा मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सो एसिटिक एसिड बनाएगा मैलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में और ये डिहाइड्रोजनेज जो है NAD को प्रोड्यूस करेगा। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और वैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम A पूरे साइकिल में जब घूमेगा तो 12 ATPs बनाएगा एक एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इस प्रकार जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं वो बजाय इसके कि वो बीटा ऑक्सीडेशन हो, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए ये ओमेगा ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं और इस प्रकार एनर्जी जो है इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं।